नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग सुनेंगे बहुत ही सुंदर इमोशनल स्टोरी। मालती का पति फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन उसका हाथ मशीन में आकर कट गया तो उसे फैक्ट्री से छुट्टी दे दी गई। कुछ दिन बाद घर में फाके पड़ने लगे और राशन खत्म हो गया। उसके बच्चे भूखे प्यासे थे और किसी ने भी उनकी खबर तक ना ली। तो माधव ने सोचा कि वो आत्महत्या कर लेगा ताकि उसके मरने के बाद लोग उसकी पत्नी और बच्चों को अनाथ समझकर मदद कर दिया करेंगे। तो माधव ने आत्महत्या कर ली और उसके अंतिम संस्कार के अगले ही दिन जब उसकी बीवी बच्चे उठे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बाहर रात हो चुकी थी। अंधेरा हर तरफ फैल चुका था, लेकिन अभी तक मानव की कोई खबर नहीं थी। मालती बार बार दरवाजे के पास आती और देखती कि उसका पति कहाँ रह गया। बच्चे की भूख की वजह से बिलक बिलक कर रो रहे थे। उनके आंसू रुकने का नाम ले रहे थे। वो बच्चों को दिन से बहला रही थी कि कुछ देर बाद तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, फिर तुम लोगों को गर्मा गर्म रोटी बनाकर दूंगी, बस कुछ देर इंतज़ार करो, आज तुम्हारे पिताजी सौदा लाएंगे। मगर अब तो बच्चों की भूख तो जैसे और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सुबह से भूखे बैठे थे। माँ से कहने लगे कि माँ, तुम सुबह से हमें बस यही बहाने बता रही हो, अभी तक तो पिताजी नहीं आए। वैसे तो अब तक आ जाते थे, पता नहीं वो कहाँ रह गए। भूख से बच्चों को बेहाल देखकर मालती परेशान हो चुकी थी। बार बार खुद जाकर देखती कि ना जाने आज पति क्यों लेट हो गया है। पहले तो शाम तक आ जाया करता था। अभी वो इन्हीं सोच में गुम थी कि घर के बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ आई। एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर वो चौंका गई। ना जाने गांव में किसके यहाँ एम्बुलेंस आई है। ये सोचते हुए वो अपने घर से बाहर निकली। गेट पर खड़ी थी जब दो लड़के उतरे और मालती से पूछने लगे कि माधव साहब का घर कौन सा है। माधव का नाम सुनना था कि मालती फौरन कहने लगी कि वो तो मेरे पति हैं। क्यों, क्या हुआ? वो लड़के उसे बताने लगे कि उनके साथ एक हादसा हो गया है, हम उन्हें अस्पताल से ही घर ला रहे हैं। ये सुनकर तो मालती का हाथ सीधा दिल पर गया और वो रोने लगी। बौखलाकर कहने लगी कि क्या हुआ है मेरे पति को? वो तो फैक्ट्री में काम करते थे, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया? माधव को जब गाड़ी से निकाला गया तो मालती की तो चीख निकल गई थी, क्योंकि उसका दायां हाथ मौजूद ही नहीं थी। पूरी तरह से कट चुका था। पति की हालत देखकर मालती को चक्कर आ गया था। आखिर ये क्या मत कैसे टूट पड़ी थी उन पर। माधव अभी भी दर्द से हाय हाय कर रहा था। उसकी हालत और ख़राब होती चली जा रही थी। फौरन उसे गाड़ी से उतार कर घर में लिटाया गया। बेचारे माधव को तो होश भी नहीं था कि वो इस वक्त मौजूद कहाँ है। उसकी हालत देखकर मालती ने पूछा तो दर्द से कांपते हुए कहने लगा कि फैक्ट्री में काम के दौरान एक मशीन अचानक चलना रुक गई थी, इसलिए मैं उसे ठीक कर रहा था कि तभी वो मशीन दोबारा चल पड़ी और मेरा हाथ उसमें आ गया। पूरा हाथ
उसमें चला गया। जब तक मशीन रुकी तब बहुत देर हो चुकी थी। मेरा पूरा हाथ उसमें चकनाचूर हो गया। ये सुनकर तो मालती रोने लगी थी। छोटे छोटे बच्चे जो कुछ देर पहले भूख से बेहाल तड़प रहे थे, बाप की हालत देखकर तो जैसे उनकी सारी भूख ही मिट चुकी थी। रोते हुए बाप के पास आकर बैठ गए। माधव की हालत बहुत खराब थी। अगले दिन उसे सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर उसका इलाज शुरू हुआ। माधव के पास जो पैसे थे उससे मालती सौदा भी ले आई थी, जिससे बच्चों का पेट तो भरा जा सकता था। लेकिन कब तक? फैक्ट्री के मालिक को जब माधव की हालत के बारे में पता चला तो उसने माधव को 20,000 रुपये दिए और साथ में ये भी कहा था कि फैक्ट्री से तुम्हारी छुट्टी है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। उसका तो अब एक हाथ भी नहीं था और फैक्ट्री में काम सारा मेहनत के था। अगर उसका एक हाथ ही नहीं रहा तो वो अपना काम कैसे कर सकता था। धीरे धीरे उसका जख्म भरने लगा, मगर दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माधव बिल्कुल बिस्तर पर जा लगा था। उसके 4 बच्चे थे और चारों ही छोटे थे। उसे उनकी चिंता सताने लगी थी। ना जाने ये जख्म कब भरने वाला था और वो दोबारा जाकर अपने बच्चों की खातिर काम काज ढूंढता। जब तक पैसे रहे तो राशन आता रहा। जैसे ही राशन ख़त्म होना शुरू हुआ तो माधव को एक और चिंता घेर चुकी थी। वो अपने हाथ को दिखाता तो बेबस हो जाता। अक्सर मालती से कहता कि काश मैं ध्यान से काम करता तो आज मेरी ये हालत ना होती। एक तो वैसे ही घर में तंगी चल रही थी, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और मेरे पास बचत के नाम पर 1 रुपया भी मौजूद नहीं है। ऊपर से ही मुसीबत मुझ पर टूट पड़ी। अगर राशन खत्म हो गया तो फिर भला मैं अपने बच्चों को क्या खिला सकूंगा। मालती कहने लगे कि ऐसा मत सोचो, भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। बस हमें अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। दवाइयों के खर्च और राशन ख़त्म हो चुका था और इसके साथ ही पैसे भी ख़त्म हो गए थे। जब घर में एक भी रुपया ना मिला तो उसने अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगने का सोची। सबसे पहले तो वो अपने भाई के घर गई थी। भाई के घर जाकर उसने रोते हुए सारी बात बताई और भाई से कुछ मदद की अपील की। उसके भाई ने जेब से 1,000 रुपये निकालकर अपनी बहन के हाथ पर रखा था कि मेरे पास यही है। अब मेरे हालत भी तुम्हारे सामने है। मैं भी दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, इतना ही कमा पाता हूँ। वहीं जब मालती धन्यवाद करते हुए घर से जाने लगी तो उसकी भाभी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि देखो बहन, हमारे हालत भी तुमसे अनजान नहीं है। ये ना हो कि एक बार फिर अपनी ये भोली भाली सूरत लेकर मेरे पति से पैसे लेने के लिए आ जाओ। मेरे पति ने एक बार जो दे दिया उसी पर सब्र करो और दोबारा यहाँ पर पैसे मांगने के लिए मत आना। भाभी के शब्दों को सुनकर मालती का शरीर तो जैसे कांप गया था। इसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुख किया। सबने एक एक बार पैसे दिए थे। दूसरी बार जब मालती उनके पास मदद के लिए गई तो सब ने किसी भी तरह की मदद करने से मना कर दिया था। पहले ही वो लोग 2 वक्त का खाना खाते थे और अब तो मालती ने सिर्फ 1 वक्त का खाना खाना शुरू कर दिया था। वो बच्चों को आधी आधी रोटी करके दिया करती।
जिसे खाकर वो अपना पेट भर लिया करते थे, मगर खुद वो सूखी बची रोटी और पानी पीकर ही गुजारा कर लेती थी। अपने हिस्से का खाना वो माधव को दे दिया करती ताकि वो दवा लेकर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जब हालत बहुत ख़राब होने लगी तो मालती ने सोचा कि वो लोगों के घरों में जाकर काम करेगी। इस बारे में जब उसने माधव से बात की तो माधव की आंखें हैरत से फैली थी। कहने लगा कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों के घरों में जाकर काम करो। अरे तुम मेरी इज्जत हो, मेरा आत्मसम्मान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर लोगों की झिड़कियाँ सहो और उनके आगे काम के लिए हाथ फैलाओ। मालती ने जब ये सुना तो रोने लगी। कहने लगी कि घर में रहकर क्या मैं अपने बच्चों को भूख से विखलता हुआ देखती रहूं? तुम्हारी भी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी है। तुम दवा लोगे तो जल्द से जल्द ठीक होगे। ये घर हम दोनों का है, ये बच्चे हम दोनों के हैं। अब तक तो तुम ही कमा कर लाते रहे हो। अब अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मुझ पर फर्ज है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी को उठाऊं। मेरे पास कोई और हुनर तो है नहीं। मैं आज ही चौधरी साहब के घर जाऊंगी और वहाँ पर जाकर कोई काम करूंगी। उम्मीद है कि मुझे काम मिल जाएगा। माधव ये सुना तो सोच में पड़ चुका था। फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मगर अपना ध्यान रखना। मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मालती ने भी हाँ में सर हिलाया था। उसी दिन वो चौधरी साहब के घर काम के लिए गई। चौधरायन ने जब मालती को देखा तो उसके माथे पर बल पड़े थे। वो धूप में बैठकर संतरे खा रही थी। एक 12 साल की बच्ची उसके पैरों में बैठी उसके पैर दबा रही थी, जबकि एक और लड़की उसके बालों में मसाज कर रही थी। मालती उनके पास गई और जाकर कहने लगी कि मुझे अपने घर में नौकरी दे दीजिए। मेरा पति जहाँ काम करता था वहाँ एक हादसे की वजह से उसका हाथ कट गया है। वो बीमार है और बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मैं आपके घर में कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मालती की ये बात सुनकर संतरे के बीज एक तरफ को उगलती हुई चौधराइन उसको देखकर कहने लगी कि तुम अपने पति के दुखड़े मुझे क्यों सुना रही हो? अरे अगर भगवान की तरफ से उस पर कोई मुसीबत आ ही गई तो मैं क्या करूं? मेरे पास पहले नौकरों की कमी नहीं है। अब क्या मैं तुम जैसी मुफ्तखोर को भी यहाँ पर रख लूं? जाओ, निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाती है। चौधराइन को मसला मालती के काम से नहीं था, बल्कि उसकी शकल सूरत से था। भले ही मालती 4 बच्चों की माँ थी, मगर अभी भी जवान लगती थी। एक नज़र अगर उस पर कोई डालता तो दुबली पतली मालती 22-23 साल की नौजवान लड़की लगा करती थी। शादी भी कम उम्र में हुई थी और फिर एक के बाद बच्चे, इसलिए कुछ उसका कद काठ भी ऐसा था कि वो अपनी उम्र से कम ही लगा करती थी। भी बहुत सुंदर। ये तो उस पर परेशानियाँ इतनी पड़ी कि वो अपना आप संभाल कर ना रख सकी। अभी भी अगर संवर जाती तो हर कोई उसका दीवाना हो जाता। जब मालती मायूस होकर वापस पलटने लगी तो तभी गेट से चौधराइन दाखिल हुआ। तभी गेट से चौधरी दाखिल हुआ था। फ़ोन पर बात कर रहा था। जब उसकी नज़र मालती पर पड़ी तो एक पल को वो ठिठक रुका था। मालती रो रही थी, अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी कि तभी चौधरी ने उसे रोका।
पूछने लगा कि क्या बात है, रो क्यों रही हो, किस काम से आई थी। चौधरी को देखकर मालती की एक बार फिर आशा की किरण जागी थी। रोते हुए कहने लगी कि साहब जी, मेरा पति बीमार है, घर में बच्चे भूख से बेहाल हैं, राशन पानी खत्म हो चुका है। मैं इस घर में काम मांगने के लिए आई थी, मगर चौधरायन जी कहने लगी कि कोई काम नहीं है। यह सुनकर चौधरी ने एक कड़ी नज़र अपनी पत्नी पर डाली थी, जो चौधरी साहब को देखकर फौरन सीधी होकर बैठ गई थी और हड़बड़ा भी गई थी। चौधरी कहने लगा कि तुमसे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर ही काम करोगी और आज के दिन का खाना और मर्दन खाने की साफ सफाई तुम्हें ही करनी है। मालती खुश हो गई। वो चौधरी साहब का धन्यवाद करती हुई खुशी खुशी वहाँ से चली गई। जाने से पहले चौधरी ने उसे कुछ पैसे भी दिए थे। मालती तो खुश हो गई थी, मगर चौधराइन को खतरा महसूस होने लगा था। उसने खुशी खुशी घर जाकर माधव को बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है, कल से मुझे हवेली जाना है, जहाँ पर मुझे काम करना है। ये सुनकर माधव भी मुस्कुरा उठा। अगले ही दिन से मालती ने वहाँ पर जाकर काम करना शुरू कर दिया। चौधरी का ज़्यादातर वक्त घर में अपने मर्दान खाने में ही गुजरता था। पहले तो वो किचन की साफ सफाई करने के बाद खाना बनाने लगी। फिर जैसे ही वहाँ से लोग उठ कर गए, फिर वहाँ साफ सफाई करने के लिए गई। चौधरी वहीं बैठा था। एक अजीब सी बदबू मर्दन खाने में महसूस हो रही थी, जो आज से पहले उसने कभी नहीं सूंघी थी। उसे तो उल्टी आने लगी थी। ना जाने ये कैसी बदबू थी। सिगरेट और एक अजीबोगरीब बदबू फैली थी। उसने फौरन मर्दन खाने की खिड़कियां खोल दी। तभी उसे एक तरफ कुछ कांच की बोतलें पड़ी हुई नजर आई, जिन्हें देखकर और मुंह के आगे दुपट्टा रहकर छी छी करने लगी थी। वो तो शराब की बोतल थी जो वहाँ पर पड़ी थी। ये बदबू भी जरूर इन्हीं की थी। वहीं सोफे पर चौधरी भी बैठा अपनी मूंछों को ताव देता हुआ मालती को देख रहा था। मालती को हालत कुछ खराब से होने लगे थे, क्योंकि चौधरी उसे बड़ी ध्यान से देख रहा था। उसकी चुभती हुई नज़रें मालती को अपने जिस्म पर महसूस हो रही थी। वह घबरा सी गई थी। अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वह कभी भी यहाँ पर काम करने के लिए न आती। आखिर जिस बात का डर था, एक दिन वह भी हो गया था। बाकी सब कामों में व्यस्त थे और चौधराइन बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी। इसी मौके से फ़ायदा उठाकर चौधरी ने अपने कमरे की सफाई करने के लिए मालती को बुलाया और फिर कुछ देर बाद खुद आ गया। अभी मालती कमरे में आई थी कि चौधरी ने कमरे में आकर गलत हरकत करना शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से मालती अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से निकलकर भागी थी। जब घर पहुँची तो उसकी हालत खराब थी। माधव उसे देखकर ही समझ गया था कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो गुस्से से बिस्तर से उठा और मालती से पूछने लगा। जब उसने बताया तो वो भी गुस्सा हो गया। मालती को ही डांटने लगा। इज्जत के चले जाने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। न जाने ये मुसीबत मेरे ही सर क्यों पड़ी है। काश मैं कभी इस हालत तक
पहुंचता ही ना, और फिर तुम सबको भी ये सब बर्दाश्त ना करना पड़ता। अगले दिन मालती वहाँ नहीं गई थी। एक बार फिर घर के हालत ख़राब होने लगे थे। बार बार मालती के दिमाग में शब्द गूंजने लगे थे। जब चौधरी ने कहा कि अगर वो ये राज रखे तो उसका खर्च वो उठाता रहेगा, उसके बाल बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, मगर शर्त ये थी कि वो बाहर मुंह ना खोले। घर में फांकों की नौबत आने लगी। बच्चे भूख से बेहाल होकर कांटा हो चुके थे। कितने ही हफ्ते गुजर गए। बच्चों ने पेट भरकर खाना नहीं खाया था। समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों का पेट कैसे पाला जाए। हाथ का जख्म और बढ़ रहा था। माधव काफ़ी कमज़ोर हो गया था और वक्त इलाज ना होने की वजह से जख्म में चुंभन सी होने लगी थी। अजीब तरह के ख्याल थे जो उसके दिल में आने लगे थे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को मजबूत किया और सोचा कि वो जाकर कोई छोटा मोटा काम ही कर लेगा। वो एक स्टोर पर चला गया और वहाँ पर जाकर सामान उतारने का काम करने लगा, मगर जख्म बार बार दुखने की वजह से खून बहने लगा था। उसके जख्म से खून बहता देखकर स्टोर का मालिक उससे घिन खाने लगा और उसे वहाँ से भेज दिया कि मैं अपने स्टोर में बीमारी नहीं फैलाना चाहता। हर तरफ से मायूसी ही मायूसी उनकी किस्मत बन चुकी थी। उस दिन जब खाली हाथ माधव घर लौटा तो मालती कुछ ख्यालों में गुम थी। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। माधव के दिल में ख्याल आने लगे, कहीं पत्नी घर के हालत और बच्चों की भूख को देखकर कोई गलत कदम ही ना उठा ले। उसे अपनी इज्जत की फिक्र सताने लगी थी। बच्चों की खातिर मालती चौधरी की बात मान ही न जाए। बेशक ये पाप है, लेकिन अब बच्चों के पेट की खातिर मजबूरी के तहत ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। आखिर मुझे अपने बच्चों की परवरिश भी तो करनी है। ऐसे ख्यालात हर रात सोने से पहले मालती के दिमाग में आया करता था। एक दिन मालती ने, मगर फिर इसके बाद वो खुद को डांटने लगती। मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थनाएं करती थी कि मुझ पर कभी भी शैतान को हावी मत होने देना, मुझे गलत रास्ते पर चलने न देना, बस हमेशा सीधा सही रास्ता दिखाना। जब वो गिड़गिड़ा कर ये प्रार्थना कर रही थी तो उसका पति उसके ये शब्द सुन चुका था। जख्म तो शायद अब नासूर बन चुका था, शायद ही कभी ठीक होता। अपने बच्चों का सोच सोच कर उसका दिल कांप कर रह गया। उसने गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए कहा कि क्यों न वो अपना एक गुर्दा बेच दे। कम से कम इससे जो पैसे आएंगे वो उसके बीवी और बच्चों के काम तो आ सकेंगे। मगर फिर सोच में पड़ गया कि मालती उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करने देगी। वो तो बिल्कुल ही नकारा हो चुका था, मगर वो कैसे अपने बीवी बच्चों को इस मुश्किल वक्त से निकाल पाता। अभी वो यही सोच रहा था कि उसके कानों में ऐलान गूंजा। गांव में एक मृत्यु हो गई थी। वो एक इंसान था जिसके 3 बच्चे थे। उसकी मृत्यु पर गांव में सभी अमीर घरों से पैसे जमा करके राशन उस घर में दे दिया गया था और फिर पंचायत कमेटी ने ये फैसला किया था कि हर महीने गांव के लोग जो रकम बतौर टैक्स चौधरी को देते हैं उसमें से हर गरीब
जिनके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं, उनको राशन दिया जाएगा। माधव ने जब ये सुना तो उसके दिमाग में कुछ सोच आई थी। फिर सोचने लगा कि अगर वो भी आत्महत्या करके मर जाए तो इसके बाद उसकी बीवी बच्चों को राशन मिल जाएगा और इस तरह उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो इस तरह की बात सोचने लगा था, लेकिन फिर एक पल को कांप सा जाता कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी पत्नी और बच्चे तो अकेले रह जाएंगे। अभी तक उसकी बीवी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उसी का ही सहारा था। अगर वो मौत को गले लगा भी लेता तो क्या उसके मरने के बाद घर वालों की हालत ठीक हो जाती? कहीं उनकी ज़िंदगी दुभर ना हो जाए। फिर सोचकर उसने ये इरादा छोड़ दिया था। 2 दिन पूरे हो गए थे, मगर उसके बच्चों ने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया था। वो भूखा खुद भी था और उसका जख्म तो उसे किसी तरह भी चैन नहीं लेने दे रहा था। दोनों पति पत्नी पानी पीकर ही गुजारा कर रहे थे। आखिरकार मालती गई और कचरे पर देखने लगी। कचरे से आखिर उसे कुछ खाने को मिल ही गया था। खाना इतना खराब था कि उससे बदबू फैल रही थी, मगर इसके बाद भी वो खाना उठाकर अपने बच्चों के लिए ले आई और उन्हें देने लगी। भले ही वो खाना खराब था, उसमें से बदबू आ रही थी, मगर भूख की सी हद इतनी थी कि उसके बच्चे वो खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो उल्टियाँ तक करने लगे। उनकी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब होने लगी थी, मगर इसके बाद भी वो क्या करते? अपने बच्चों की हालत देखकर माधव दहाड़ मार मार कर रोने लगा। वो अपने बाल बच्चों की हालत देखकर अपने भगवान से कहने लगा कि आखिर वो क्या करे, वो ऐसा क्या करे कि उसके बच्चों को 2 वक्त का खाना मिल जाए। वो अब और अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकता था। उसने सुन रखा था कैसे लोग मोहब्बत और महंगाई से तंग आकर आत्महत्या कर रहे थे। गांव में ये ऐलान हो चुका था कि जो भी अनाथ और लावारिस लोग होंगे, जिनके खर्च उठाने वाला कोई नहीं होगा, उन्हें गांव के सरपंच कमेटी की तरफ से महाना राशन दिया जाएगा और जब उनके बच्चे बड़े होंगे, खासकर लड़कियां, तो बाकायदा उनकी शादी भी करवाई जाएगी। वो यह सुनकर माधव ने एक गहरी सांस ली और फिर सोचने लगा कि अब उसे करना क्या है। उस दिन वो घर से गया तो बड़े ही प्यार से अपने बच्चों के पास जाकर बैठा, उनके साथ प्यारी भरी बातें की और उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। ऐसा करने के बाद वो फिर अपनी पत्नी के पास गया और उसे समझाने लगा कि उसको अपने ज़िंदगी में आगे किन किन मुसीबतों से 2 चार होना है और कैसे उसको उन सब का सामना करना है। मालती हैरत से अपने पति को देख रही थी कि आखिर इसे हो क्या गया है, किस तरह की बातें कर रहा है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। खैर अगली सुबह उस पर क़यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि माधव ने अपने गले पर छुरी चला ली थी। वो आत्महत्या कर चुका था। उसके घर से चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठे होने लगे थे। जब देखा गया कि माधव तो जिंदा नहीं रहा, बच्चे बेहोश पड़े हैं। गांव के लोगों ने जब माधव की मौत की खबर सुनी तो हर कोई कहने लगा, इसने इसलिए मौत को गले लगाया ताकि इसके जाने के बाद इसके बच्चों का खर्च चल सके। वो हमसे बार बार ये बातें पूछ रहा था। वहीं मालती को भी अपने पति के मरने से पहले की बातें याद आने लगी तो वो रोने लगी। ये बात जब पंचायत कमेटी को पता चली तो मालती और उसके बच्चों के लिए भी
महाना राशन का इंतजाम कर दिया गया था और जब तक मालती के बच्चे जवान नहीं हो जाते तब तक सारा खर्चा पंचायत कमेटी को ही उठाना था। जब ये बात पता चली और बकायदा महाना राशन डाला गया तो उसके बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि गम में निढाल हो या बाप की इस कुर्बानी पर खुश हो, क्योंकि इस कुर्बानी के बाद उन्हें राशन मिल चुका था। बच्चों की खातिर उनका बाप जान की बाजी हार चुका था।